डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन शेड्यूल प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोगों ने कई चीज़ें देख लिया। एक तरफ से अगर देखा जाए तो तमाम छोटी छोटी बातों की चर्चा हम कर रहे हैं। कुछ और चर्चा और बाकी है, उसकी भी चर्चा हो जाए, फिर लेता हूँ प्रैक्टिस सेट। कुछ और बातों की चर्चा करने के दौरान जैसे कि हम लोगों ने चुनाव भी देख लिया और हमने यह भी देख लिया कि पास फेल से संबंधित कैसे सवाल बनते हैं। अभी सवाल बनता है वेन डायग्राम से रिलेटेड। वेन डायग्राम बनता है तो वो कैसे बनता है उस पर सवाल कर ले। आइए लेते हैं। तो वेन डायग्राम पर आधारित हम लोग सवाल देखने जा रहे हैं। वेन डायग्राम कैसे सवाल बनते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के सवाल इस पर बनते हैं। तो दोनों प्रकार के सवाल को हम लोगों ने देख लिया, देखना होगा। आओ देखते हैं। एक कार्यालय में 72% लोग व्यक्ति चाय पीते तथा 48% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। यदि 120 व्यक्ति चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो कह करके तीन बातें बतानी होती हैं। पहली बात यह है, कुल व्यक्ति कितने थे। दूसरा प्रश्न है, केवल चाय पीने वाले व्यक्ति कितने थे। और तीसरा प्रश्न है, केवल कॉफी पीने वाले व्यक्ति कितना थे। तीन प्रश्न पूछा जा सकता है। हमको क्या करना होता है ऐसे प्रश्न में? हम सबसे पहले क्या करें? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई 72% लोगों ने चाय पिया है और 48% व्यक्ति ने कॉफी पिया है। अगर हम 72 और प्लस 48 करते हैं तो गिनती जो हमें प्राप्त होती है वो होती है 120। जब हम जानते हैं परसेंटेज केवल 100 होता है, 120 क्यों प्राप्त हो रहा है? तो जो एक्स्ट्रा 20 प्राप्त हो रहा है, यही 20 है जो चाय कॉफी दोनों पी रहे हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हमको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, माना कुल व्यक्ति x है। अगर हमने कुल व्यक्ति को x मान लिया है तो x का 20% ऐसे लोग हैं जो चाय कॉफी दोनों पी रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है 120 व्यक्ति चाय कॉफी दोनों पी रहे हैं। हमने दोनों को कर दिया बराबर। अब देखो 20 छक्के 120, x की वैल्यू आ गई 600। यानी हमारा पहला उत्तर बन चुका है। कुल व्यक्ति कितने थे? कुल व्यक्ति 600 थे। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। अब बात आती है केवल चाय वालों की। केवल चाय अगर आनी चाहिए तो हमें क्या होता है, एक डायग्राम बनाना पड़ता है। देखो, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। इसको मैंने लिख दिया चाय, यहाँ लिख दिया कॉफी। अब हमको यह पता है कि 20 व्यक्ति चाय तथा कॉफी दोनों पी रहे हैं। परसेंट के मामले में देखा जाए तो 20% व्यक्ति चाय कॉफी दोनों पी रहे हैं, तो हमें 20 यहाँ लिखना होगा। अब जरा विचार करो, ये जो चाय की सर्किल है इसके अंदर 72 होना चाहिए। 72 में से 20 हो चुका है, तो बताओ क्या बचा होगा। 72 में से अगर 20 निकाल दिया जाए तो बचेगा 52। ऐसे ही ये कॉफी वाली सर्किल है, इसके अंदर 48 होना चाहिए जिसमें 20 हो चुका है, तो बचेगा कितना, 28। अब इसको जांच कर सकते हैं, इन तीनों को जोड़ने पर 100 ही आना चाहिए। 8 2 10, 3 2 5 5 10। अब साफ साफ दिख रहा है कि केवल 52% व्यक्ति हैं जो चाय पी सकते हैं और केवल 28% व्यक्ति हैं जो कॉफी पी सकते हैं। और कुल व्यक्ति आपके पास 600 आ चुके हैं। केवल चाय बताना है आपको। अगर आपको केवल चाय के बारे में बताना है तो 600 लिखिए और 600 का 52% बता दीजिए। अगर आपने 600 का 52% बता दिया, 6 दूनी 12, 6 25 30 31, तो 312 व्यक्ति केवल आ जाएंगे चाय पीने वाले। 312 व्यक्ति केवल चाय पीने वाले मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हमको केवल कॉफी बताना हो तो 600 का हमें सिर्फ 28% निकालना होगा। 28% जब हम निकालेंगे तो 6 8 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, 168 व्यक्ति केवल कॉफी पीने वाले मिल जाएंगे।
और 120 चाय काफ़ी दोनों पी ही रहे हैं। जांच करने की इच्छा होती है ऐसे सवालों में, तो इसी के नीचे कि दोनों चाय और काफ़ी पीने वाले 120 भी यहाँ लिख करके इन तीनों को जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। देखो 2 8 10 1 3 6 9 1 10 1 2 1 3 3 6। ये जांच की भी सुविधा यहीं पर है। यह पूरा सवाल कंप्लीट हुआ। प्रश्न आपके सामने था, प्रश्न को देखा जाए, उसके बाद में दोनों परसेंटेज जोड़ करके हम यह देख लेते हैं कि 100 से वो कितना ज़्यादा हो रहा है। वही लोग दोनों में कॉमन हो जाते हैं। उसके बाद फिर डायग्राम बना करके सब कुछ हम लोग बता लेते हैं। ये वेन डायग्राम का पहला टाइप का सवाल हुआ। दूसरा टाइप का सवाल जो बनता है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। आओ देख लिया जाए दूसरे टाइप का सवाल कैसा होता है। एक परीक्षा में एक परीक्षा में 75% छात्र गणित में पास हुए, गणित में पास हुए तथा 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, अंग्रेजी में पास हुए तथा 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। सवाल देखिए कैसा बन रहा है। हो गया। यदि 330 छात्र दोनों विषय में पास हुए, दोनों विषय में पास हुए, तो कुल छात्र की संख्या बताओ। कुल छात्र की संख्या बताओ। प्रश्न स्पष्ट हुआ। कोई एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम के अंदर में 75% स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास हो गए और 65% छात्र अंग्रेजी विषय में पास हो गए। इसके बाद बता रहा 15% दोनों विषय में फेल हो गए। उसके बाद फिर बताया कि 330 छात्र दोनों विषय में पास हो गए, तो कुल छात्रों की संख्या बताओ। यही सवाल हमारा। अब हम इसे कैसे लगाएंगे? तो हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे पास, यहाँ लिख देंगे फेल, और यहाँ पर विषय लिखता हूँ गणित। गणित विषय में हमें बताया गया कि 75% लोग पास हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ 25% छात्र फेल हो रहे हैं। ऐसे ही अंग्रेजी के बारे में अगर हम देखें तो अंग्रेजी विषय में 65% छात्र पास हो रहे हैं। इसका मतलब 35% छात्र फेल हो रहे हैं। और हमें यह भी बताया गया कि 15% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए, तो मैं 15 यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि जब कभी वेन डायग्राम बनता है तो वेन डायग्राम में 3 वैल्यू होना जरूरी होता है। एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू। 3 वैल्यू होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ फेल वालों में तीनों वैल्यू दे रखी है, तो हम फेलुओं का डायग्राम बना लेते हैं। देखो कैसे। यहाँ हमने लिख दिया मैथमेटिक्स, यहाँ लिख दिया इंग्लिश, और मैं देख रहा हूँ 15% दोनों विषय में फेल हुए, तो 15 हम लिख दिए बीच में। अब बताओ ये मैथमेटिक्स में कुल 25% फेल थे, जिसमें 15 हो चुका है, तो केवल यहाँ 10 लिखना पड़ेगा। और इंग्लिश विषय में 35 फेल हुए, जिसमें 15 लिखा जा चुका है, तो यहाँ पर 20 लिखना पड़ेगा। अब विचार करो कुल कितने बच्चे फेल हुए, तो 20 10 30 15 45। हम देख रहे हैं इस परीक्षा में 45% छात्र फेल हो गए हैं। अगर 45% फेल हो गए हैं, सीधा सा मतलब है 55% पास हो गए हैं। बात क्लियर हो रही? अगर 45% किसी एग्जाम में फेल हो गए हैं, इसका मतलब 55% पास हो गए हैं, और उनकी संख्या 330 दे रखी है। काम हो गया। देखो मान लो कुल छात्र को हम लोग x मान लें, कुल छात्र को हम लोग x मान लें, तो इसका मतलब हुआ x का केवल 55% लोग पास हो रहे हैं। और वो सवाल में दिया गया है केवल 330 छात्र पास हो रहे हैं, तो इससे हमें x की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। x बराबर हो जाएगा 330 गुणा 100/55। अगर हम इसको 11 से काटते हैं, 11 5 55 और 11 3 33 और 5 से फिर काट सकते हैं, 5 6 30, तो पता चलेगा कुल हमारे पास 600 विद्यार्थी थे। सवाल बहुत ध्यान से देख लीजिए, एकदम कंप्लीट क्वेश्चन हमने दिया। तो 2 क्वेश्चन आपने देख लिया,
वेन डायग्राम पर। और ये मतलब आइडेंटिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे सवाल करने के बाद फिर आपको ढेर सारे सवाल मिल सकते हैं इसी रेंज में, खूब लगाते चले जाएं आप। तो जिस समय हमारी बेसिक क्लास होती है उस समय हम यही करते हैं कि हर टाइप के एक एक सवाल कर लेते हैं, जिससे लड़के के पास लगाने के सवाल जब जाए तो उसे हर सवाल परिचित मिल जाए, है ना। आओ बढ़ते हैं अब अगले तरह सवाल की तरफ। एक और पॉइंट बचता है अभी अपने पास, बल्कि 2 पॉइंट छोटे छोटे। एक का नाम है जनसंख्या वृद्धि और एक का नाम है मिश्रण के सवाल। 2 प्रश्न करने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज की लगभग बातें खत्म हो गई और रेशियो भी लगा देंगे। आओ देखा जाए, जनसंख्या से संबंधित बात करते हैं। पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, और इसी में है मशीन का अवमूल्यन। मशीन का अवमूल्यन, अगर हम इन दोनों को देखें तो एक फार्मूला छोटा सा बन जाएगा। मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या P है, उसमें प्रतिवर्ष R% दर से वृद्धि होती है। तो अब 2 प्रश्न यहां से बन सकता है। पहला बन सकता है n वर्ष बाद राज्य की जनसंख्या। तो n वर्ष बाद राज्य की जनसंख्या निकालेंगे, ये बनेगा P 1 + R/100 पावर n। आपको देखने में लग रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, एकदम सही बात वही लगता ही। और इसी में अगर पूछा जाए n वर्ष पहले राज्य की जनसंख्या, तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा P / 1 + R/100 पावर n वर्ष पहले वाली कहानी। ठीक, लेकिन जनसंख्या संबंध में एक बात और समझने की जरूरत है कि जनसंख्या कोई मशीन नहीं है, कोई रुपया नहीं है कि जो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। कभी कभी बढ़ता भी है, कभी घटता भी है, जैसे कोरोना टाइम में आपने देखा। तो अब अगर हम इसको एक लाइन और लिखना चाहें कि एक राज्य की जनसंख्या P है, उसमें पहले वर्ष R1% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष R2% कमी भी हो सकती है ना, कमी हुई, तथा तीसरे वर्ष R3% वृद्धि हुई। तो 3 वर्ष बाद राज्य की जनसंख्या, अगर निकालना होगा तब आपके लिए फार्मूला काम करेगा। P 1 + R1/100 1 - R2/100 और 1 + R3/100। आपने देखा जब वृद्धि हुई है तब हम प्लस लिख रहे हैं और जब कमी हुई तो हमने माइनस लिखा है। यह है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, जो यहाँ पर खूब आराम से इस्तेमाल किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित ये 3 फार्मूले काम के हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर नहीं याद होगा तो भी घबराने की बात नहीं है, हम लोगों के पास 100 है, उससे हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि होगी तो मशीन का भी अवमूल्यन देख लिया जाए। मशीन से संबंधित सवाल होता है, एक मशीन का मूल्य लगातार घट ही रहा होता है। जिस समय वो शोरूम से खरीदा जाता है उसके बाद वो लगातार कीमत उसकी कम होती रहती है। आप अपने मोबाइल का कोई एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। अगर आपने 20,000 का मोबाइल लिया होगा, अब वो नहीं बिकेगा 20,000 का, है ना, बहुत तेजी से दाम गिरने लगता है। तो क्या लिखेंगे, एक मशीन का मूल्य P रुपया है, उसमें R% दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन माने डिप्रिसिएशन होता है, मूल्य कम हो रहा होता है। तो n वर्ष बाद मशीन का मूल्य, तो ये बनेगा फार्मूला आपका P 1 - R/100 पावर n, लगातार माइनस ही होगा। और अगर पूछा जाए n वर्ष पहले
n वर्ष पहले मशीन का मूल्य, तब ये हो जाएगा P अपान 1 माइनस R बटा 100 पावर n। तो ये कुल मिला के 4-5 छोटे छोटे फार्मूले हैं जो अगर आप जानते हैं तो आसानी सवाल कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल इस पर करके हम देख लेते हैं, आओ देखा जाए। तो जनसंख्या देख लीजिए, जनसंख्या सवाल लेते हैं। एक राज्य की जनसंख्या 5 लाख है, उसमें 20% दर से वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद राज्य की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद राज्य की जनसंख्या पूछा जा रहा है। तो अब बताओ कितना आसान हो गया लगाना। हम पहले लिखेंगे 5 लाख, उसके बाद 1 प्लस 20 बटा 100 और पावर 3 कर दें सूत्र के हिसाब से। तो 20 25 100 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 बटा 5, यानी 5 लाख गुणा 6 बटा 5, 6 बटा 5 और 6 बटा 5। इसी को हमें काटना। देखो 5 का क्यूब होता है 125, 125 चौक के 500 होता। उसके बाद 3 जीरो और लगा देंगे। अब बताइए 4000 का गुणा हमको किस में करना है? 6 का क्यूब होता है 216, गुणा करो, 3 जीरो तो लग ही गया, 4 का पड़ा पड़ो, 4 छंगे 24, 2 4 के 4 2 6, 4 दूनी 8, 8,64,000 आ गया। यह आपने देखा कि मैंने कोई अलग से कोई तरीका नहीं इस्तेमाल किया, जो था वही कर दिया। इसका एक रास्ता यह हो सकता था, विचार करो आप, कि अगर हम ऐसे न करते तो क्या करते? हम 5 लाख लिख देते और हमको पता है कि 20% जनसंख्या बढ़ रही है, तो 120 बटा 100 हम कर सकते थे। और ये हम 120 बटा 100 जितनी बार हो रहा होगा उतनी बार करते जाएंगे। 3 साल का सवाल था तो 3 बार हमने कर दिया। अब ये फायदा मिल गया कि 6 जीरो तो साफ साफ कट गया, 1 2 3 4 5 6। अब हमें 500 का गुणा किससे करना पड़ रहा है? 12 का क्यूब 1728 से करना पड़ रहा है। अगर हम गुणा करेंगे तो सेम क्वेश्चन आना है। डबल जीरो हमने लगा दिया, 5 का पड़ा पड़े, 5 अट्ठे 40, 4 5 दूनी 10 4 14, 1 17 पचे 85, 1 86। आप देख सकते हैं 8,64,000 फिर आ गया। तो कोई आवश्यकता नहीं है हमको सूत्र याद रखना। इसी तरह के जितने भी सवाल हमने अभी अभी फार्मूले में लिखवाए, सब में आप 100 का इस्तेमाल करके इस नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक सवाल और कर लेते हैं जो पहले वापस आने वाला सवाल है। मान लीजिए एक राज्य की वर्तमान जनसंख्या कितना हो गया? 13,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,31,000। उसमें 10% दर से वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष पहले राज्य की जनसंख्या क्या थी? 3 वर्ष पहले राज्य की जनसंख्या क्या थी? अब जरा विचार करो आप, 3 वर्ष पहले कह रहा है, तो आप जरा विचार करो, अगर 3 साल बाद होता तो हम लिखते 110 बटा 100, 110 बटा 100, 110 बटा 100। लेकिन मुझे वापस आना है तो मैं लिखूंगा 100 बटा 110, 100 बटा 110, 100 बटा 110, बस काम खत्म। देखो उत्तर हमारा होने जा रहा है 13,31,000 गुणा 100 बटा 110 गुणा 100 बटा 110 गुणा 100 बटा 110। यही हमको काटना है। तो 3 जीरो तो हम काट ही देंगे, यहीं से काट दो। और आप जानते हो 11 का क्यूब क्या होता है? 1331 होता है, पूरा का पूरा। अब आप बताओ, एक लिख करके 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया 10 लाख। तो 3 साल पहले नगर की जनसंख्या क्या रही होगी? 10 लाख रही होगी। ये है सवाल लगाने का तरीका। इसमें आपने देखा कहीं सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही हल हमको मशीन में करना पड़ेगा। एक मशीन का भी सवाल ले लो। एक मशीन का मूल्य है
हमने ले लिया 12,000 रुपया, उसमें 20% दर से अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन होता है, 20% दर से अवमूल्यन होता है। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? आप देखोगे कि 12,000 है और 20% से अवमूल्यन हो रहा है, तो हम लिखेंगे 80/100। कम हो रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 80/100। तो 80/100 और फिर 80/100, बस 2 बार। तो देखो 4 जीरो तो हम काट ही देंगे, 1 2 3 4। अब 120 का गुणा मुझे करना पड़ेगा 64 से, बस। तो 1 जीरो लगा देंगे, 12 चौके 48, 4 5 72, 4 76। हमारा उत्तर आ जाएगा 7,680। तो यह देख सकते हैं आप, मशीन के अवमूल्यन पर सवाल है, जनसंख्या संबंधी सवाल बहुत आसानी से हो, है ना। एक तरीका ये बहुत आराम से हो गया। अगले तरीके बाद में कर रहा था, मिश्रण के सवाल इसमें बन जाते हैं। मिश्रण के सवाल कैसे बनते हैं? तो देखो मिश्रण के सवाल लगाने में क्या होता है, कुछ दिया रहेगा। एक उदाहरण लिखता हूं, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक अम्ल और पानी के घोल में, अम्ल और पानी के 9 लीटर घोल में 50% अम्ल है। उसमें कितना पानी मिला दें, उसमें कितना पानी मिला दें कि घोल में अम्ल का प्रतिशत 30% रह जाए, 30% रह जाए। अब ये सवाल देखो क्या हुआ, 9 लीटर टोटल सोल्यूशन है, इसके अंदर 50% जो है अम्ल है। कह रहे हैं कितना पानी मिला देंगे, डाइल्यूट हो जाएगा। तो पानी मिला दो तो 30% अम्ल रह जाए, तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अम्ल में पानी की मात्रा अलग और उसकी दोनों की मात्रा अलग अलग हम लोग कर लेंगे। देखो 9 लीटर है और इसका अगर 50% जो है अम्ल है, तो हमें पता चल जाना चाहिए 4.5 लीटर अम्ल है। तो अगर 4.5 लीटर अम्ल हुआ तो 4.5 लीटर पानी भी हुआ। ऊपर मैंने लिख दिया अम्ल और नीचे लिख दिया पानी। भाई आधा हुआ ना, 9 लीटर का आधा अगर अम्ल हुआ तो आधा पानी होगा, दोनों मैंने अलग अलग लिख दिया। अब इन्होंने कहा कितना पानी मिला दे, पानी हमने नीचे लिख रखा, मैंने पानी x मिला दिया। और जैसे हमने पानी मिलाया तो अब अम्ल रह गया 30%, इसका मतलब पानी हो गया 70%। और कुछ नहीं करना, बस केवल इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू तुरंत मिल जाए। गुणा करें, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 1 13.5 प्लस 3x और बराबर 7 पचे 35, 3 7 चौक 28, 3 31। अब 3x की वैल्यू हो जाएगी 31.5 माइनस 13.5, हटाइए, 11 में 3 के 8, 18 आ गया। 3x बराबर 18 आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि 6 लीटर अगर हम पानी उसमें मिला दें, केवल 6 लीटर अगर हम पानी मिला दें, यह काम हो सकता है। एक सवाल ऐसा भी बन सकता है कि कोई चीज इवोपरेट हो रही है ना, कोई अम्ल था उसमें हमने आग गर्म करके उसका पानी भाप उड़ा दिया। अब परसेंटेज क्या हो जाएगा? तो गाढ़ा हो जाएगा, यानी परसेंटेज बढ़ जाएगा। जैसे इसमें हमने डाइल्यूट किया पानी मिलाकर, ऐसे पानी अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा? और एक सवाल देखते हैं। देखो नमक तथा पानी के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। यदि 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, वाष्पित समझ रहे हैं, 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो घोल में अब नमक का प्रतिशत क्या होगा? घोल में अब नमक का प्रतिशत क्या होगा? अब जरा विचार करो आप। तो सबसे पहले हमें नमक की मात्रा कंफर्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जब उसे वाष्पित किया जाएगा तो पानी जरूर भाप बन सकता है, लेकिन नमक भाप नहीं बनेगा। तो नमक की मात्रा कांस्टेंट बनी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, 6 लीटर घोल में अगर 5% नमक है तो नमक है कितना? 6 × 25 30, यानी
0.3 लीटर नमक है। अब अगर 0.3 लीटर नमक है, हमने 1 लीटर पानी वाष्पित किया है, तो जो 6 लीटर घोल था अब 5 ही लीटर बन गया होगा। अब 5 ही लीटर घोल के अंदर 0.3 लीटर नमक है, तो नमक का परसेंटेज अब क्या हो गया, 0.3/5 गुणा 100। ऐसा कर देंगे तो हमें नमक का वर्तमान परसेंटेज मिल जाएगा। अगर हम 1 जीरो हटा दें तो 10 हट जाएगा, और 5 से इसको करें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 दूना में 6% हो जाएगा। तो हमने देखा अब 6% नमक हमारे घोल में है। तो विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के जितने प्रकार के सवाल, पारंपरिक सवाल हो सकते थे, उन पर हमने चर्चा की। अब हम क्या करेंगे कि इस पर लाएंगे प्रैक्टिस सेट, और उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप देख पाएंगे किसी चीज़ को हम लोग कैसे लगाते हैं, एग्जाम के सवाल कैसे हैंडल करते हैं, है ना। तो अभ्यास करके हम लोग यह बात सीख सकते हैं कि परसेंटेज के सारे सवाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर परसेंटेज सवाल आपसे ठीक से होने लगे तो फिर मैं कहूँगा कुल 5 चैप्टर पर आपका कमांड हासिल होगा। 5 चैप्टर कौन कौन है, दिखता प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा है, साधारण ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज है। ये जो 5 चैप्टर है, ये तो डायरेक्ट परसेंटेज पर ही टिका हुआ, एकदम डायरेक्ट परसेंटेज पर टिका हुआ है। इसके अलावा पूरी मैथमेटिक्स में परसेंटेज छाया हुआ। कोई ऐसा चैप्टर नहीं बना हुआ गणित का, अर्थमेटिक का, जिसमें परसेंटेज सवाल ना हो। नंबर सिस्टम में भी मिल जाता, औसत में भी मिल जाता, लघुत्तम में भी मिल जाता, सब जगह परसेंटेज। ठीक है, इसलिए सब में घुला मिला चैप्टर है ये, आनंद बहुत आएगा। अब मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।